आप सभी को मेरा नमस्कार। मित्रों, मेरा नाम लक्ष्मी नारायण सिंह है। मेरे सहपाठी मुझे लहना सिंह और सहकर्मी एल.एन. सिंह के नाम से जानते हैं। मैं छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक से क्षेत्रीय प्रबंधक पद से सेवानिवृत्त हुआ हूँ। देश में व्याप्त भर्राशाही, अनियमितताओं, कुव्यवस्थाओं पर निरंतर लिखता रहा हूँ। आज देश की बुनियादी शक्ति शिक्षा और शिक्षा व्यवस्था पर सीधा प्रहार करता हुआ मेरा यह विश्लेषण आप सभी अवश्य सुने। आपकी कोई भावना हो तो शेयर अवश्य करिए ताकि बात सरकार तक पहुँचे। मेरा मानना है कि भारत सरकार या हमारा भारत तब तक कभी विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता जब तक कि हमारी शिक्षा प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन नहीं किया जाएगा। किसी देश का आगे बढ़ना या गिरना उस देश के नागरिकों के स्तर से तय होता है। दुनिया में यूएन के अनुसार 36 देश विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आते हैं, जिनमें प्रमुख हैं अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, जर्मनी, कनाडा, फ्रांस, रूस, ऑस्ट्रेलिया, इटली, नॉर्वे, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क और सिंगापुर। भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयासों से भले ही दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया हो, किंतु ये देश के विकास का संपूर्ण पैमाना नहीं है। दुनिया का नंबर 1 पर विकसित देश नॉर्वे है। इसका कारण है नॉर्वे में नागरिकों का जीवन स्तर बहुत ऊंचा है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा शामिल हैं। यहाँ सभी नागरिकों को समान अवसर मिलते हैं और सामाजिक न्याय पर विशेष ध्यान दिया जाता है। वहीं भारत का शिक्षा स्तर बहुत ही निम्न स्तरीय है। यहाँ की साक्षरता दर 74.04% है, जिसमें से 25% लोग आज भी केवल अपना नाम भर लिख पाते हैं। क्या आप इन्हें शिक्षित कहेंगे? शिक्षित व्यक्ति वह है जो पढ़ना लिखना अच्छी तरह से जानता है। वह न केवल ज्ञान रखता है बल्कि उसे समझता भी है और उसका उपयोग अपने जीवन और समाज के लिए करता है। दुनियावी व्यवस्थाओं, अनुशासन और कानून की समझ रखता हो। भारत में सही मायनों में शिक्षित कुछ प्रतिशत लोग ही होंगे, बाकी को साक्षर ही समझना सही होगा। बताएं, जहां 33% पासिंग मार्क्स है, वह नंबर पाकर पास होने वाला अपने वर्ग का 67% ज्ञान नहीं रखता है और उसे अगली कक्षा के लिए बढ़ा दिया जाता है। अधिकांश मामलों में नकल या थोड़ा रट कर, थोड़ा पुराने प्रश्न पत्रों को हल कर 33% लाने वाले को तो जीरो ही कहा जा सकता है। इनको शिक्षित कैसे बोलेंगे? शिक्षा का स्तर यह हो कि कम से कम 70% अंक हासिल करने वाला व्यक्ति ही या छात्र ही पासिंग मार्क्स की श्रेणी में आना चाहिए। विकसित देश शिक्षा के स्तर का बड़ा ध्यान रखते हैं। वहाँ शिक्षा लूट का नहीं, नागरिक निर्माण का सशक्त साधन है। जहाँ प्राइवेट स्कूलों के बजाय सरकारी स्कूलों का स्तर उच्च होता है। अमेरिका जैसे देश में 5 वर्ष से शुरू होकर 19 वर्ष तक अनिवार्य शिक्षा जरूरी है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि यहाँ 87% छात्र सरकारी स्कूलों में जाते हैं। जहाँ छोटे बड़े पूंजीपति अफसर के बच्चे हों या सामान्य मध्यम या निम्न वर्ग के परिवार का बच्चा भी बिना भेदभाव के एक साथ एक ही स्कूल में पढ़ाए जाते हैं। जहाँ भारतीय शिक्षा प्रणाली की अक्सर उसकी कठोरता और रटंत विद्या पर अत्यधिक निर्भरता के लिए आलोचना की जाती है, वहीं अमेरिकी शिक्षा प्रणाली की रचनात्मकता और अनुभवात्मक शिक्षा पर जोर देने के लिए अक्सर उनकी सराहना की जाती है। हमारे देश में शिक्षा व्यावहारिक ज्ञान और रोजगार उन्मुखी लक्ष्य से काफ़ी दूर होती है, जबकि दुनिया के दूसरे देश बचपन से ही विद्यार्थी के रुचि और कौशल के अनुसार उनको ढालने को, शिक्षा का हिस्सा बनाने को
प्राथमिकता देते हैं। ऐसी शिक्षा किस काम की जो जीवन के उतार चढ़ाव में कहीं काम ना आए। मुझे याद नहीं कि बायोलॉजी पढ़कर स्नातक होने के बाद, बैंक ज्वाइन करने के बाद मुझे कभी अपने स्नातक विषय का विगत 40 वर्षों में कभी ज़रूरत पड़ी हो। अर्थात शिक्षा केवल एक डिग्री के रूप में कागज़ प्राप्त करना होता है, जो किसी भी नौकरी के लिए मात्र प्रवेश पत्र ही है। बस हमारी शिक्षा में नैतिकता, राष्ट्र प्रेम, अनुशासन, संस्कृति और संस्कारों का कोई समावेश न होना हमारी शिक्षा की सबसे बड़ी कमी है, जिसके कारण देश में भ्रष्टाचार, आलस्य, कामचोरी, नौकरशाह लोगों का काम को टालते रहना, सेवायुक्तों के द्वारा अपनी जिम्मेदारी को आगे बढ़ाते रहना, निपटान न करना, चोरी, गबन, घोटाला जैसे बुरे प्रभाव देखने को मिलते हैं। केवल शिक्षा की कमी से ही देश में सारी विसंगतियां देखने को मिलती है। शिक्षा की बड़ी कमी उन बड़े अधिकारियों में भी परिलक्षित होती है जो थोड़ी कड़ी मेहनत करके पीएससी या यूपीएससी क्रैक करके उच्च पदों पर आसीन तो हो जाते हैं, किंतु उनकी कर्तव्यपरायणता, जन सामान्य के प्रति उनका व्यवहार, कार्यों को ईमानदारी से निपटाने की योग्यता निम्न स्तरीय होती है। सब होते हुए भी भ्रष्टाचार में लिप्त होकर अनुचित कार्य करना, कोई विरोध कर दे तो पावर के गुरूर में धमकाना, उस नागरिक के खिलाफ अपनी सारी प्रशासनिक शक्ति लगाकर अपने अहम की तुष्टि करना, यह बताती है कि इनको शिक्षा सही मायनों में नहीं मिली है। मंत्री के घर से करोड़ों की बरामदगी, अफसर कर्मचारियों के घर से करोड़ों की अवैध संपत्ति, जन सामान्य के हितार्थ सरकारी कामों में घोटाला, निम्न स्तरीय कार्य, बिल्डिंग, पुल, बांध इत्यादि बनते ही उद्घाटन के पूर्व धराशायी हो जाना, ये सब भी घटिया शिक्षा के दुष्परिणाम को ही प्रमाणित करता है। इसके साथ देश की शिक्षा प्रणाली की निम्नता में बड़ा योगदान आरक्षण का है। इस पर लोग टिप्पणी नहीं करते क्योंकि ये विवाद का विषय भी बन जाता है। आरक्षण से चयनित शिक्षकों का स्तर आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा, सुना होगा। एक चयन परीक्षा में गणित में -8 अंक प्राप्त करने वाले को गणित का शिक्षक बना दिया गया। वो छोटे छोटे छात्रों को क्या और कैसे पढ़ाता होगा, आप खुद समझ सकते हैं। एक स्कूल में कलेक्टर ने विजिट के दौरान पाया कि टीचर को जनवरी-फरवरी तक लिखना नहीं आता है, तो बच्चों की शिक्षा का स्तर क्या होगा। अंग्रेजी में एमए किया हुआ आदमी एक छोटा सा एप्लीकेशन लिख नहीं पाता, और तो और देश में अधिकांश नागरिक, बच्चे, किशोर, युवाओं को राष्ट्रगान भी पूरा नहीं आता। कई कार्यक्रमों के वीडियो देखे गए हैं जहां राष्ट्रगान शुरू किए हैं और भूल गए, पूरा नहीं पता था इसलिए बीच में ही बंद कर दिया गया। इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है। ये बताता है कि हम कहाँ हैं, हमारी शिक्षा का स्तर क्या है। शिक्षकों को शिक्षण के अलावा सरकार सभी सरकारी कार्यों में उलझाए रखती है। सरकारी स्कूल के शिक्षण का स्तर इसी आरक्षण और सरकारी उलझनों के कारण खराब होता है। तो जागरूक पेरेंट्स प्राइवेट स्कूल की ओर रुख करते हैं। प्राइवेट स्कूल अपनी तड़क भड़क दिखाकर पेरेंट्स को प्रभावित करते हैं। माता पिता भी बच्चों के भविष्य को लेकर शोषण का शिकार होते रहते हैं। प्राइवेट स्कूल भी लूट में कोई कसर नहीं छोड़ते। भारी भरकम फीस के अलावा पुस्तक, कापी, ड्रेस, जूते, मोजे सब उनकी ही स्कूल से या उनके अधिकृत दुकान से खरीदना अनिवार्य है। फिर हफ्ते में 3 दिन अलग ड्रेस होगी। हर अवसर पर अतिरिक्त शुल्क दीजिए। पढ़ाई का कोई माई बाप नहीं। मैंने देखा है कि इन अंग्रेजी माध्यम स्कूल के बच्चे पुस्तक के पाठ रटते हैं, वाक्य का अर्थ उनको पता ही नहीं होता। शिक्षक भी 1500 से 5000 रुपये मासिक सैलरी वाले क्या पढ़ाएंगे और कितना पढ़ाएंगे। मैंने पुणे के
प्राथमिक प्राइवेट विद्यालय की हिंदी पुस्तक में पाया कि पालन पोषण का पर्यायवाची शब्द परवरिश होता है, जो कि उर्दू का शब्द है। ऐसी ही गलत शिक्षा बच्चों के शैक्षणिक नींव को कमज़ोर करती है। वास्तव में हमारी शिक्षा जागरूक नागरिक पैदा नहीं करती। उसी का परिणाम है कि देश के कोने कोने में भारी अंधविश्वास, गलत परंपराएं, ऊल जलूल बाबाओं और मौलानाओं का जाल बिछा हुआ है, जो बहुत अच्छी तरह से जनता का दोहन और शोषण कर रहे हैं। जो इंसान अपना और अपने परिवार का हित किसमें है, यही न समझ पाए तो उसकी शिक्षा व्यर्थ है। जनता के एक बड़े वर्ग को न तो अपने अधिकार का ही पता है, न ही वह अपना कर्तव्य समझते हैं। इसका अक्सर जो परिणाम होता है वो अफसरशाही, भ्रष्टाचार, शोषण और सही कार्यों के लिए भी चक्कर पर चक्कर आम बात है। आरक्षित वर्ग का हो या सामान्य वर्ग का, उसको काम करना नहीं है। शिक्षित है नहीं तो उसको समझ भी नहीं है कि ज़रूरी काम को किस तरह से निपटाया जाना चाहिए, और उनको निपटाने के बजाय महीनों सालों खिसकाना इनकी मजबूरी है। दुर्भाग्य है, ऐसे अधकचरे शिक्षितों से हमारा देश पटा पड़ा है। अफसर, नेता, मंत्री, कर्मचारी कोई विनम्र नहीं है। जबकि हम अपने स्कूल के दिनों में पढ़ते थे, विद्या ददाति विनयम, अर्थात विद्या विनम्रता प्रदान करती है। जबकि आमतौर पर देश में अहंकारियों, अधैर्यवान, हिंसा, चोरी, चांडाली, घूसखोरों से भरा हुआ है, क्योंकि इनकी शिक्षा ने इनको बाबूगिरी और स्वार्थ के अलावा और कुछ भी नहीं सिखाया है। इसका मुख्य कारण शिक्षा का बेहद गिरता स्तर ही है। भोपाल में एक ओवरब्रिज 90 डिग्री एंगल का बना दिया गया। ये जरूर किसी तथाकथित शिक्षित इंजीनियर और उसके अफसरों का ही काम है। शिक्षा में नैतिकता के अभाव ने गुरु शिष्य परंपरा को खत्म कर दिया है। अब दोनों साथ बैठकर सिगरेट और चाय एक साथ पीते हैं। मोबाइल और आधुनिक माध्यमों ने भी सोचने समझने की क्षमता खत्म कर दी है। अध्ययन शून्य है, जिसका परिणाम आजकल का नागरिक दुनिया की जानकारी तो प्राप्त कर लेता है, किंतु ज्ञान और व्यवहार में शून्य रह जाता है। इसीलिए हमारे बड़े बूढ़े कहा करते थे, पढ़े तो हो लेकिन कढ़े नहीं हो। यही व्यवहारिक ज्ञान की कमी प्रगति को रोक देता है। क्या कैम्ब्रिज, बोस्टन, हार्वर्ड में पढ़े लोगों की भाषा और 9वीं फेल की भाषा में आपको कोई अंतर दिखाई देता है? यही दिखाता है कि शिक्षक का या शिक्षा का स्तर क्या था और व्यक्ति कितना शिक्षित है। यदि शिक्षा समाज में चिंतक और विचारक पैदा करने में असमर्थ है तो ऐसी शिक्षा व्यर्थ है। सरकार को शिक्षा पद्धति में आमूलचूल परिवर्तन की दिशा में सोचना चाहिए। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में इन सुधारों पर सरकार को चिंतन करना चाहिए। आयोग बनाकर इन सुझावों को समावेशित करते हुए कानून बनाए जाने चाहिए। मेरे कुछ सुझाव इस प्रकार हैं। सैन्य शिक्षा को 10 वर्षों के लिए अनिवार्य किया जाना चाहिए, जो स्कूली शिक्षा के साथ साथ ही संचालित हो। तभी नागरिकों में देश प्रेम, अनुशासन, सहयोग की भावना बढ़ेगी और एक बेहतर भारत का निर्माण होगा। बस्तों का बोझ कम होना चाहिए। शिक्षा और संपूर्ण भारत में भाषाई विवाद पर लगाम और सख्त कार्रवाई का प्रावधान हो। आरक्षण केवल आर्थिक आधार पर ही होना चाहिए। 5 से 18 वर्ष आयु वर्ग के सभी को 13-14 वर्ष शिक्षा प्राप्त करना अनिवार्य किया जाना चाहिए। पूरे देश में एक समान शिक्षा प्रणाली लागू होनी चाहिए। स्कूली और उच्च शिक्षा सभी में फीस और अन्य व्ययों का युक्तियुक्तकरण किया जाना चाहिए। प्राथमिक शिक्षा में नैतिक शिक्षा अनिवार्य रूप से शामिल किया जाना चाहिए। शिक्षा को रटंत नहीं, व्यावहारिक, जीवनोपयोगी और उद्देश्यपरक बनाया जाना चाहिए। सरकार शिक्षा माफियाओं का सख्ती से नियंत्रण करे
और शिक्षा के लिए एक सकारात्मक वातावरण तैयार करें। शिक्षकों की चयन प्रक्रिया भी कड़ी हो। जिनको अपने विषय का अच्छा ज्ञान हो उनको ही शिक्षक के रूप में चयन किया जाना चाहिए। मैं मानता हूं कि शिक्षकों की सैलरी भी उच्च स्तरीय हो और शिक्षकों को वीआईपी दर्जा मिले ऐसी व्यवस्था सरकार को बनाया जाना चाहिए। तब लोग डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस के अलावे शिक्षा के क्षेत्र में भी अपना कैरियर ढूंढने का प्रयास करेंगे और उसको कैरियर के रूप में स्वीकार करेंगे। जो देश विकास की महती आवश्यकता है और यहीं से इन्हीं शिक्षण संस्थाओं से सारे प्रोडक्ट्स बाहर निकलेंगे। स्कूलों का स्टैंडर्ड, भवन, फर्नीचर, अनुशासन उच्च स्तरीय हो। जर्जर भवन और रोजाना होते एक्सीडेंट चिंता के विषय हैं। शिक्षा के क्षेत्र में सरकार को अपना बजट भी काफ़ी बढ़ाने की आवश्यकता है। अभी भी इस क्षेत्र में भारत दुनिया में 136वें स्थान पर है, जो कि बहुत ही चिंताजनक विषय है। शिक्षा कैसी हो, इसके लिए विद्वानों की एक टीम दुनिया के विकसित देशों की शिक्षा प्रणाली का गहन अध्ययन करें और इन शिक्षा प्रणाली को हमारे देश में भी श्रेष्ठ शिक्षा प्रणाली के रूप में लागू करें। उम्मीद करता हूँ आज का ये मेरा विश्लेषण आपको अवश्य पसंद आया होगा। कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।